इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो केवल शनि राहु केतु के नाम पे डराते हैं। प्लैनेट्स जो हैं इम्पैक्ट डालते हैं, उनसे पूछिए कि उपाय आपने बताए हैं तो कि ये गूगल पे मिल जाएगा, तो गूगल पे आपको सब नहीं मिल सकता। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने फ्यूचर जानते हैं? क्या आप अपने आसपास या खुद का फ्यूचर बता सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में आपके साथ क्या होगा? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपका जवाब ऑब्वियसली ना होगा, शायद मेरा भी जवाब ना हो। पर आज के टाइम पे अगर आपको आपके आने वाले फ्यूचर का एक आउटलाइन मिल जाए कि आपका आने वाला फ्यूचर होने कैसे वाला है, तो आप उससे रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स अपने प्रेजेंट में ले सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे इन्वॉल्वमेंट होती है ज्योतिष शास्त्र की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तुशास्त्र की। और आज इसी फील्ड से हमारे साथ जुड़े हैं पंडित पुनीत राजेश शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप यकीन मानिए कि ये एक बहुत ही उम्दा अनुभव है। ये नेचर के पास है हम लोग, और मैं मानता हूँ जितना हम नेचर के पास रहते हैं उतना ही हम उत्साहित रहते हैं, उतना ही हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहता है। तो मैं आभार व्यक्त करूँगा आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, और ये लोकेशन जो एस्थेटिकली इतनी खूबसूरत है कि जब ये इंटरव्यू ख़त्म होगा तो मुझे लगेगा कि थोड़ी देर और यहाँ पे बैठ के ध्यान या मेडिटेशन कर सकता हूँ। थैंक यू सर, जैसा कि आपके बारे में हम सब जानते हैं, पिछले 11 साल से आप अपनी ये जो न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कंसल्टेंसी है वो कर रहे हैं। पर इससे पहले आप एक सफल कॉर्पोरेट करियर में से जी, तो अपना एक सफल कॉर्पोरेट करियर छोड़कर या उससे ट्रांजिशन लेकर, मैं अगर सही शब्द को यूज़ करूँ तो ट्रांजिशन लेकर आप इस फील्ड में आए, उसका क्या कारण रहा सर? इसमें मैं मानता हूँ अपने इष्ट देव महादेव की कृपा, उनका आदेश। स्पिरिचुअलिटी जो कहते हैं, सही मायनों में जब इस फील्ड में आया तो जान पाया कि क्यों ऐसा था, प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसी थी। और मैं क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में था, कॉर्पोरेट में, वहाँ पे हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि कुछ और नया सीखें, कुछ और नया सीखें। तो एक पैशन था आउट ऑफ हॉबी। मैंने एस्ट्रोलॉजी का और न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं, वास्तुशास्त्र, उन सब का अध्ययन किया और प्रोफेशनली अध्ययन किया। और ये हॉबी, ये पैशन कब एक करियर का रूप इसने ले लिया, ये मैं कहूँगा कि मैं हमेशा हर एक अपने जीवन के कदम में महादेव की उंगली पकड़ के चलता हूँ। तो वो ही मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। सही मायनों में मैं आपको बताऊँ तो ये उत्तर उन्हीं के पास है, और मैंने कभी जानना भी नहीं चाहा क्यों। जैसा उन्होंने निर्धारित किया है मुझे उसी भाव में बहना है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एस्ट्रोनॉमी एक, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक शब्द है जिसको कि हम एक्चुअल ज्योतिष कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत कॉमन टर्म है। एस्ट्रोलॉजी है फलित ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपने पूछा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार है, न्यूमरोलॉजी एक प्रकार है, पामिस्ट्री है, देन आपका केपी सिस्टम है, लाल किताब का सिस्टम है, फेस रीडिंग जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं वो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। ये कुछ कॉमन है। और आपको मैं बताऊं, हमारे देश में, इंडिया में लगभग 150 से भी ज़्यादा तरीके हैं किसी की भी कुंडली को एनालाइज कर। तो अब ये डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का कौन से बिलीफ सिस्टम है, कौन से पद्धति पे, कौन से कैटेगरी वो वहाँ पे जाते हैं। तो इसको अगर हम देखें कंप्लीटली, ये डिपेंड करता है सेक्ट टू सेक्ट, रिलीजन टू रिलीजन एंड आपके बिलीफ सिस्टम पे कि आप किसको अडॉप्ट करते हैं। सर, आज की तो ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, वो अध्यात्म से दूर क्यों जा रहा है? आजकल का युवा पीढ़ी, मैं नहीं कहूँगा कि सभी,
लेकिन कुछ लोग आध्यात्म से दूर इस वजह से जा रहे हैं कि वो उनको खुद ही नहीं ये पता है कि उनको करना क्या है, वो दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट आई कैन से। उसका बहुत बड़ा जो कारण है वो है कि हर एक बात में लॉजिक ढूंढना, हर एक इस तरीके से समझना कि ये गूगल पे मिल जाएगा, तो गूगल पे आपको सब नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके लिए आपको एक कहते हैं ना कि एक जानकारी गूगल के अलावा भी दुनिया है बहुत बड़ी, वहाँ पे आप लीजिए। और आध्यात्म में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब हम माता पिता या हम कहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट इस तरीके का बन रहा है कि हम अपने स्पिरिचुअलिज्म को, रिलीजन को ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। अगर सनातन की बात करूं तो भगवत गीता से बढ़िया कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जो कि आपको सही मायने में लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सिखा पाए जी। और बहुत कम ही लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। और आजकल तो सीखना चाहिए, पॉडकास्ट है एक मीडियम जो कि मैं श्रेय देना चाहूँगा आप जैसे युवा को कि आप लोग लेकर आए इस तरीके का, वहाँ पे भी है। तो युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं उनको ये समझना चाहिए कि आप को अगर जो शांति चाहिए या आपको डिसीजन मेकिंग में जो भी एबिलिटी चाहिए, वो रास्ता कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से ही होके निकलेगा। सर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पे हमारे अगल बगल पूरी दुनिया में कि धन जो मनी है वो बहुत ही चुनिंदा लोगों के पास एकाग्र है, जबकि धन तो सबकी ज़रूरत है, सबकी नेसेसिटी है। जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बिल्कुल, धन सभी की नेसेसिटी है और इस अर्थयुग में, इस कलयुग में बिना धन के आपका जीवों का उपार्जन मुश्किल है, बहुत नामुमकिन सी बात है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि एक तो देखिए कार्मिक इफेक्ट से धनवान व्यक्ति बनता है कि पिछले जन्म के उसके कर्म है जी, ठीक है, उसके अनुसार। और हम अपने भाग्य को किस तरीके से और बदल सकते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक मेहनत होती है, स्किल होती है कि आप अपनी फील्ड के कितने पारंगत हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो हमारी कंडीशनिंग, हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग करी जाती है बचपन से लेके, ख़ासतौर से अपने देश में वो इस तरीके से करी जाती है। कोई भी व्यक्ति धनवान है हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार में या हमारे दोस्तों में या हमारे जो भी हमको लोग जानते हैं सोसाइटी में, हम जिनको जानते हैं, तो धनवान वो व्यक्ति है जिसकी नंबर 2 से पैसा ले लिया है, कमा लिया है, या बेईमानी से कर लिया है, या इफरात आ रहा है। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हम लोग घरों में यूज़ करते हैं जी। वो ही खराब है। मतलब हम ये कहते हैं ना कि धन गलत कार्यों से ही आता है, तो हम उसको ऊर्जा कैसी दे रहे हैं, निगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं। तो वो धन क्यों आएगा हमारे पास? हमने अपने मन में एक चीज़ बैठा रखी है कि कोई भी जो धनवान व्यक्ति होता है वो गलत है। तो आप अगर सही हैं, आपने इस मतलब एक कहे तो हमने अपने ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है जी। और ये मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि हम करते भी हैं, उसमें हमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हम धन को पॉजिटिव तरीके से सोचें। जैसे किसी के पास आया तो हमें उसमें खुश होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या रखनी चाहिए। आप जितनी ईर्ष्या करेंगे तो आप उस व्यक्ति से भी कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं, तो धन आपके पास क्यों आएगा? ठीक है, तो इस बात को समझना चाहिए। और दूसरा एक इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, हम सभी लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी का वास है ना। जब भगवान बैकुंठ धाम में बैठे होते हैं, देवशयनी एकादशी से लेके देवोत्थान एकादशी के बीच में, या हमने अपनी कथाओं में, हमने मूर्तियों में, हमने यही देखा हुआ है, यही समझा हुआ है कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में वो माता लक्ष्मी का वास है जी, जगत के पालनहार है। तो हमें क्या करना है, हमें मानवता की सेवा करनी है किसी ना किसी रूप में, है ना। जैसे आप कोई भी प्रोफेशन लें, वो सब मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सब लोग स्किल सीख रहे हैं। जब आप मानवता की सेवा में लग जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना कि धन तो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, है ना। आप प्रोफेशनली इतने टैक्टफुल हो जाएंगे कि धन तो आएगा ही आपके पास जी। आप स्किल्ड नहीं हैं, स्किल्स नहीं हैं, तो आपको दिक्कत कहीं ना कहीं होगी। तो धन को लाने के लिए केवल मैं कहूँगा कि हम पूजा पाठ तो हमें करनी ही चाहिए,
हमें जो भी जैसे जेम्स स्टोन है, क्रिस्टल है, वो पहनना चाहिए। साथ में जो हमारा माइंडसेट है वो हम कितना फोकस कर पा रहे हैं, वो हमें ध्यान देने योग्य बात है। तो धन आगमन कहूँ कि कठिन नहीं है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र से क्या इंसानों की जिंदगी में कुछ चमत्कार भी होता है? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र को एक अगर हम साइंस की तरह लें और अडेप्ट कर पाएँ लाइफ में, तो चमत्कार संभव है। अच्छा। ज्योतिष शास्त्र हो या जीवन में कुछ भी हो, बदलाव आपको स्वयं लाना पड़ेगा। कैसे? आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं जी। वो आपको कोई उपाय बताते हैं, कुछ पूजा पाठ बताते हैं, कुछ दान पुण्य बताते हैं, कुछ पहनने को बताते हैं, जेम्स या क्रिस्टल्स बताते हैं, आप उनका पालन कर लेते हैं। उनका पालन आप डेडिकेशन के संग करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के संग करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार आता है। आप केवल उनको एनालिसिस करवा लेते हैं और उन बातों का पालन नहीं करते हैं, उपाय फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि केवल भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान सारे ज्ञान दिए थे, जिसपे कि भगवद गीता बनी। जी। अगर अर्जुन उसका पालन ही नहीं करते तो महाभारत का युद्ध जो है वो नहीं जीत पाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने जीवन के अर्जुन स्वयं हैं, दूसरा आपको गाइड कर सकता है। प्रभाव ये आएगा ज्योतिष का, और ज्योतिष एक कमाल की विद्या है, एक बहुत अच्छी साइंस है, जो कि एक कहते हैं ना कि गाइड करती है आपको कि आपका जो पर्सनल ईयर है वो कैसा है, आगे जीवन कैसा होगा, या पीछे भूतकाल किस तरीके का है। तो उस गाइडेंस को समझिए और उसके अनुसार कार्य करिए, तो बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए 150 से ज़्यादा तरीके होते हैं, और जहाँ तक आप न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र की फील्ड में कंसल्टेंसी प्रोवाइड भी करते हैं, तो हमको प्लीज़ इस वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी फील्ड के बारे में बताइए। न्यूमरोलॉजी बेसिकली 5000 साल पुरानी विद्या है। अंकों पे कहीं जहाँ भी अंक हैं, जहाँ भी नंबर्स हैं, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी वैलिड है। और मैं अगर आपको बताऊं तो एक थिरुवर महर्षि हुआ करते थे साउथ इंडिया में जी। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट दिया था कि नंबर्स एंड अल्फाबेट्स आर द टू आईज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये बिल्कुल सच है। हम जो डेट ऑफ बर्थ देखते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, एक हमारा जन्म तिथि हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अंकों में आपने जन्म लिया, आपका तुरंत नाम नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो कहा जाता है ना, जेंडर आपको बता दिया जाता है, लड़का है कि लड़की है, बॉय है कि गर्ल है, वो अल्फाबेट में आ गया। आपके जीवन और आगे बढ़ता है। आप कितने साल के हुए, एज नंबर में, आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो नंबर में, या ग्रेड्स में मिलते हैं तो अल्फाबेट में। फिर जब आप कमाई करते हैं या जॉब या बिजनेस, तो धन किस में आता है? अंकों में। ठीक है। शादी की तिथि होती है, विवाह की तिथि, वो भी अंक में आएगी। जीवन में अंक बढ़ते जाते हैं और आखिर में व्यक्ति एक जो मृत्यु लोक को जाता है, वो भी एक जन्म वो एक डेट होती है उसकी भी जी। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्व है अंकों का, और यहीं से अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी 5000 साल पुरानी विद्या, 1 से 9 अंकों को कंसिडर किया जाता है जी। 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, जो कि सभी लोग जानते हैं। हर एक नंबर एसोसिएट करता है हर एक प्लैनेट को। जैसे नंबर 1 एसोसिएट करेगा सूर्य को, सन। नंबर 2 मून को, नंबर 3 बृहस्पति गुरु जुपिटर को, नंबर 4 राहु को, नंबर 5 मरकरी बुध को, नंबर 6 शुक्र को, वीनस को, नंबर 7 केतु को, नंबर 8 सैटर्न शनि को, नंबर 9 मंगल मार्स को। अब न्यूमरोलॉजी से आप फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साथ में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस, अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। करियर वाइज आप किस में ब्लॉसम करेंगे, किस में आपका जो करियर है, किस इंडस्ट्री में फ्लोरिश करेगा, अच्छा रहेगा, या किस इंडस्ट्री में आप सफ़र करेंगे, वो आप जान सकते हैं।
अल्फाबेट का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करूं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं, या आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करने लगे हैं। आप देखते होंगे कि स्पेलिंग में उनके चेंज होता है। जैसे मैं अगर सेलिब्रिटीज की बात करूं तो आयुष्मान खुराना जी एक एग्जाम्पल, जी डबल एन उनके उसमें लगता है फर्स्ट नेम में, आयुष्मान में आखिरी में, जी खुराना में डबल आर लगता है। अजय देवगन की बात करूं तो उनके देवगन में से एक ए साइलेंट है, हटा हुआ है, तो DVGN बनता है। ऋतिक रोशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एच लगाया हुआ है शुरू से उन्होंने। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड के। आप अगर बात करें जर्सी नंबर की, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में आते हैं क्रिकेट में, तो वहाँ पे आप देखते हैं ना लकी नंबर। लकी नंबर कहाँ से आता है, कौन निकालता है लकी नंबर? वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही निकालता है। हार्दिक पांड्या नंबर 33, उन्होंने तो पेंडेंट भी पहना है नंबर 33 का। रोहित शर्मा ड्रीम 11 का उन्होंने ऐड तक बना दिया था, इस पे नंबर 45 की जर्सी पहनते हैं। विराट कोहली नंबर 18, शिखर धवन 24, सचिन तेंदुलकर 10। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अनयूजुअल टाइमिंग्स पे बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर्स भी आते हैं, जैसे कि 12:16 यस, लाइक रात के समय कभी आ जाएगा 11 बज के किसी टाइम पे। सो ये भी शायद बिल्कुल न्यूमरोलॉजी से होता है। इवन जो मूवी के आपके अल्फाबेट्स हैं मूवी नेम के, वो सिम्बा, सूर्यवंशी, रोहित शेट्टी बहुत अर्डेंट फॉलोअर हैं न्यूमरोलॉजी के, और एकता कपूर बहुत अर्डेंट फॉलोअर हैं। आप देखते हैं कि उनके जो सीरियल्स के नाम हैं वो के से ही उन्होंने स्टार्टिंग से रखे हैं। जी और कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इन लोगों के जीवन में, तभी लोग मान रहे हैं, तभी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में ये है। और बहुत सारे वास्तुशास्त्र की अगर बात करूं, वास्तुशास्त्र एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पुरानी साइंस है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड, एक कहते हैं ना भगवान भी हैं हमारे, भगवान विश्वकर्मा जी। जी ये 17 सितंबर पर उनकी जयंती भी हम मनाते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपने अपने ऑफिस प्रेमाइसिस रेजिडेंस को आपने ध्यान में रखा है, तो वो वहाँ से आपको जो एनर्जी मिलती है वो 100% मिलेगी। और अगर आपने उसके अपोज किया हुआ है तो जो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, दुष्परिणाम बोलूँगा, वो भी इंसान को मिलते हैं। अच्छा तो जैसे कोण होते हैं वास्तु में, एक नॉर्मल उसमें बता देता हूँ। नॉर्मली लोगों को पता है कि 4 या 8 डायरेक्शन होते हैं। एक वास्तुशास्त्री से पूछेंगे तो वो बताएगा आपको 32 डायरेक्शन होते हैं, 32। मैं एक नॉर्मल बता दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में लोगों को समझ में भी आए। ईशान कोण होता है जिसमें यूजुअली आपने सुना होगा कि भगवान का मंदिर होना चाहिए उस जगह पे। अग्नेय कोण होता है जहाँ हम यूजुअली कहते हैं किचन होना चाहिए। आपका व्यवय कोण होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि अनाज का भंडारण होना चाहिए ना, ठीक है। इसके अलावा नैतन्य कोण होता है जहाँ हम कहते हैं कि भारी से भारी वस्तु वहाँ पे होनी चाहिए। आजकल तो ट्रेंड है फ्लैट्स का। अब इंडिपेंडेंट हाउस बहुत कम बनते हैं, शहरों में जगह भी नहीं है, तो काफ़ी वास्तु बिगड़ा हुआ होता है। तो वहाँ हम हर जगह डेमोलिशन नहीं करा सकते हैं कि हम तोड़ फोड़ करवाएं, उसकी हम रेमेडीज़ करवाते हैं। तो रेमेडीज़ मतलब आपका अगर 100 केस हैं तो 95% में डेमोलिशन नहीं होगा, रेमेडीज़ से आपको मिल जाएगा जो भी हल आपको सॉल्यूशन चाहिए। ओनली 4 to 5% ऐसे केस होते हैं जहाँ डेमोलिशन ही ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो प्रभावी है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है, और लोग तभी मानते हैं। अगर प्रभावी नहीं होंगी चीज़ें तो लोग नहीं मानेंगे। तो ये है न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र है तो एक महासागर की तरह है कोई भी विद्या। मैंने एक ब्रीफ में आपको ये बताया। आपने न्यूमरोलॉजी वास्तुशास्त्र के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई सर। मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में एक चीज़ और आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करके बताएं। जी जी। आपने कहा था कि जो 9 नंबर हैं, 9 नंबर्स 1 to 9, वो 9 प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं। यस। तो उनका सिग्निफिकेंस किसी इंसान की लाइफ में फॉर सेक ऑफ मनी या जॉब या उससे रिलेटेड रेमेडीज किस प्रकार हो सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक नंबर की बात करूं, नंबर 1 सन, वो रिलेट करता है करियर को और हेल्थ को, किसी भी पर्सन की। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, यहाँ मैं मूलांक और भाग्यांक, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज होंगे। सन, करियर और हेल्थ। तो सन की आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है तो करियर हेल्थ आपका सही रहेगा।
ठीक है, एक छोटी सी रेमेडी भी बता दे रहा हूँ। सूर्य को जो हम कहते हैं अर्घ्य देते हैं सुबह, जल दीजिए, वो एक रेमेडी है। सबके लिए नहीं वैलिड है, ये भी बता दे रहा हूँ। इसको ये ना समझिए कि जेनेरिक है, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, अब प्रभावित हैं कि नहीं है वो कुंडली एनालिसिस के बाद ही पता चल सकता है। नंबर 2 की जो रेमेडी है, मून, चंद्रमा लेके क्या आता है, मन का राजा होता है। मन, मूड स्विंग्स होते हैं। नंबर 2 अगर नहीं सही, नंबर 2 अगर बहुत इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया है, तो इंसान काउंसलिंग की फील्ड में आएगा, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आएगा, न्यूमरोलॉजी की फील्ड में आएगा, ऐसे होगा। नंबर 2 को अगर सही रखना है, शिव पूजन जरूर करें। चंद्रमा का वास कहाँ है, शिव जी के मस्तक जी, उनका पूजन अवश्य करें जीवन में जी। ठीक है। नंबर 3 की बात करें, गुरु बृहस्पति की, वो क्या लेके आता है, नॉलेजेबल होता है इंसान, बहुत अच्छा उसको ज्ञान होता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आप जल में जो भी स्नान करने वाला जल है उसमें चुटकी भर हल्दी, टर्मरिक, वो आप डालिए और उससे स्नान कर लीजिए। आपका बृहस्पति इंटैक्ट रहेगा। फिर आते हैं नंबर 4, राहु की बात करते हैं। राहु धन लेकर आता है, आपको पता है, राहु जीवन में अगर अच्छा है तो धन लेकर आता है। और राहु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, कुछ भी आप उसको खिलाइए हर दिन, प्रत्येक दिन। आसपास काला कुत्ता नहीं है या घर पे नहीं पला हुआ है तो आपको स्ट्रे डॉग्स इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं, आप किसी भी कलर के कुत्ते को खिला सकते हैं। नंबर 5 की बात करें, मरकरी की बात करें, बुध, इसको हम लकीएस्ट नंबर मानते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि ये बीच में आता है। नंबर 1 2 3 4 5 बीच में आएगा, 6 7 8 9, 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, 5 नंबर बीच में आएगा। बुध वाणी, वाक्पटुता, कम्युनिकेशन, ये स्किल्स लेकर आता है। बुध लाइफ में बैलेंस अच्छा लेकर आता है, मतलब उतार चढ़ाव जीवन में कम देखने को मिलते हैं लोगों को। बुध की रेमेडी क्या है, आप गणेश जी का पूजन करें, ये कर सकते हैं। बुधवार को आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, ये रेमेडी है। नंबर 6 की बात करूं, नंबर 6 शुक्र का नंबर है, प्रेम लेकर आता है जीवन में, आपके लग्जरी लेकर आता है, विवाह, ये सौंदर्य, ये सब ब्यूटी, ये सब लेके आता है वीनस, शुक्र। इसको मजबूत करना है, गुलाब की कोई भी रेमेडी करिए, जैसे पूजन के समय धूप बत्ती यूज कर रहे हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं तो आप रोज का फ्रेग्रेंस यूज करिए। परफ्यूम, इत्र जो यूज कर रहे हैं वो रोज का कर लीजिए जी। इस तरीके से आप उसको, शुक्र सबसे ज्यादा प्रसन्न गुलाब से होता है, गुलाब की फ्रेग्रेंस। नंबर 7 केतु। केतु क्या है, केतु सही हुआ तो एकदम आपको सही रखेगा मानसिक रूप से, नहीं सही है तो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मानसिक उलझन से वो इतना पीड़ित रहता है कि उसको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है जीवन। केतु को कैसे सही रखेंगे, केतु को सही रखेंगे, घर के जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जी, या ऑफिस कैबिन में जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ के जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो एस्थेटिकली सही होने चाहिए, तार सुलझे ना हो, सुलझे हुए तार होंगे तो सही रहेगा केतु आपका। नंबर 8 शनि की बात करें, शनि क्या लेकर आता है, शनि आपका सही रहेगा तो आपको आलस नहीं घेरेगा, शनि सही रहेगा तो आपको कहते हैं ना मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शनि सही रहेगा, प्रॉपर्टीज अच्छी एक्वायर कर पाएंगे। शनि को सही करने के लिए शनि देव का पूजन तो है ही, साथ में व्यक्ति को लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करे, अवश्य करे, नहीं करेगा उसको कहीं ना कहीं पेन होने लगेगा, बॉडी एक होने लगेगा या मोटापा बढ़ने लगे, ये सारी चीज़ें होंगी। नंबर 9 की बात करते हैं, मार्स, मंगल की बात करें, ये कंप्लीशन लेकर आता है, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है मंगल। आप देख सकते हैं कि जो 90 के जो सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए थे, जिनके 90s में जो थे, उनके में तो 9 अपने आप ही आ गया, एनर्जी से बहुत भरे हुए थे। 2000 के बाद जो लोग आए हैं उनमें आलस बहुत भरा हुआ है, वो एक कहते हैं ना काउच पे बैठना पसंद करते हैं,
और हर एक चीज़ चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से हर एक चीज़ हो जाए। तो टेक्नोलॉजी से सब काफ़ी हद तक चीज़ें संभव हैं आज की डेट में, जी लेकिन एक्सरसाइज टेक्नोलॉजी नहीं करेगी। जी कंप्लीशन जो है वो खुद ही करना पड़ेगा, जो इंट्रिंसिक एनर्जी करवाती है लोगों को। तो मंगल वीक है इस वजह से, और मंगल को अगर दुरुस्त रखना है आपको, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी टास्क इन हैंड लें, उसको कंप्लीट करने की एक आइडियोलॉजी बनाए, माइंडसेट बनाए, तब आपका मंगल सही रहेगा। ठीक है। साथ में पूजन में अगर बताऊं तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप माइंडसेट सही नहीं रखेंगे तब तक कोई भी पूजा काम नहीं करेगी। तो पूजन के संग संग माइंडसेट, दान पुण्य, क्रिस्टल जेम्स जो भी पहनने, वो काफ़ी सारे जो कहते हैं ना इम्पैक्ट होते हैं, तब जाके इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है लाइफ में। जैसे हमारे शरीर के लिए कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब ज़रूरी है, इसी तरीके से हमें एक उपाय से नहीं आराम मिलता है, हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, तब हमें आराम मिलेगा, और आसान उपाय होते हैं। लाइक न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं, आई थिंक कलर का भी इसमें कुछ बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, कलर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, लकी डेट्स होती हैं, लकी डेज होते हैं। तो ये एक कुंडली एनालिसिस के बाद ही पता लग सकता है किसके लिए कौन सा कलर पॉजिटिव है और कौन सा कलर निगेटिव है, या कौन सा कलर न्यूट्रल है, ये हम तभी देख सकते हैं। तो सर जैसे कि कुछ जनरल रेमेडीज वास्तु अपने घर का सही रखने के लिए अगर आप बताना चाहें। जी, वास्तु सबसे आपको एक आसान उपाय बता देता हूँ। जिस भी घर में प्रकाश आता है, मतलब नेचुरल लाइट, नेचर की लाइट, सनलाइट आती है, वहाँ वास्तु सही हो जाता है, डार्कनेस नहीं रहती है, वहाँ वास्तु सही रहता है। वहाँ पे आप देखेंगे डिप्रेसिव नहीं होंगे लोग, डिप्रेशन के शिकार कम होंगे, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है, वो डार्कनेस की वजह से आया है। वो है घर में अगर पूजा पाठ नहीं हो रही है, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन की पूजा पाठ होना बहुत ज़रूरी है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। साफ सफाई घर में रखना, वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिनको कि आप करके वास्तु अपना सही कर सकते हैं। बाकी वही मैं कहूँगा कि एक प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन ही आपको सर्व जो कहते हैं ना सब 100% जो रेमेडी है वो वही बता सकते। सर एक और चीज़ होती है, जिनको ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्र इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो लोग ज्योतिष शास्त्र से कभी कभी डरते भी हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो काल सर्प दोष हो गया, जैसे कि मांगलिक हो गया, जैसे कि शनि भगवान की ढैया या साढ़े साथी हो गया। इससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं और बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल उचित है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो लोग मानते हैं बहुत हद तक, वहाँ उनके अंदर भी डर है। जो नहीं मानते हैं वो इसी डर के वो कारण से नहीं आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कुंडली को कोई देखे तो ये बता दे पूजा, वो बता दे मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। कहीं ना कहीं उसका है कि आपने सही जगह पे, आप जानकार के पास गए नहीं हैं, एक एक्सपर्ट के पास आप गए नहीं हैं। आपने एनालिसिस तो करवाया है, लेकिन आपको उसके पीछे के लॉजिक्स नहीं पता हैं, और जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होंगे तब तक आपको कोई कुछ भी बरगला सकता है। जी। तो अब ये विडंबना है इस फील्ड की कि इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो केवल शनि, राहु, केतु के नाम पे डराते हैं जी। और अपना पैसा बनाते हैं। जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, शनि, राहु, केतु हमेशा खराब नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब तक कि आप प्रॉपर, आपको पता नहीं है कि वो क्या आपको दिशा दिखा रहे हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या पितृ दोष, ये कुंडली के अंदर ही मौजूद होते हैं। इनका भी निवारण है, इनकी भी पूजा है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी की पूजा नहीं है, जिसका की सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगा, कुछ लोग इस तरीके से डर की भाषा को ही समझते हैं। उनको अगर नॉर्मल भाषा में आपको बता दिया जाए कि जैसे नॉर्मल भाषा में बताऊं कि आपका आगे आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा खराब आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत खराब शब्द का मैं तो पर्सनली इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो
अगर ऐसे बता दिया जाए तो आदमी इसको बहुत लाइट नोट पे लेता है, लाइट नोट पे लेगा तो वो सॉल्यूशन नहीं करेगा, उपाय करेगा नहीं। तो वहाँ से भी उनको भी समझना चाहिए कि आप आए हैं यहाँ पे तो एक टाइम पास के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है एक्सपर्ट वो आपको बताएगा, उपाय कर लीजिए, आपका ही भला होगा। नहीं करेंगे तो फिर उसके दुष्परिणाम होंगे। उसके बाद इंसान कहता है हमने फलाने एस्ट्रोलॉजर को या न्यूमरोलॉजिस्ट को या वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट को अपना एनालिसिस करवाया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब भाई साहब, डॉक्टर को आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं दवाई आपको खानी है, आपको खुद खानी पड़ेगी। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करके बताएगा कि ये मेडिसिन खानी है, वो आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इस वजह से डरिए नहीं, ये आपको पूरा गाइड करने के लिए है। मैंने जैसे पहले भी बताया, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप आए हैं किसी एक्सपर्ट के पास तो वो आपको सॉल्यूशन देगा और डराएगा नहीं। और जो डराएंगे वो फिर सही नहीं है, वो तरीका भी सही नहीं। हम लोगों ने अभी ग्रहों की बात करी, तो ये ग्रह है या देवता? ग्रह एक्चुअली में ग्रह ही हैं, प्लैनेट्स ही हैं। इनको हम देवता रूप में पूजते हैं, हमारे सनातन धर्म में इसको पूजा जाता है। मैं कहूँगा कि कुछ ग्रहों को पूजा जाता है, जैसे सूर्यदेव को, चंद्रदेव को। सूर्यदेव की उपासना हम करते हैं, नित्य करते हैं। सूर्यदेव की उपासना का मैं आपको बताऊं तो आदित्य हृदय स्त्रोतम की मैं बात करना चाहूँगा। जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने जब शिव जी की पूजा करी थी, भगवान शिव की, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और भगवान शिव ने उनको दिशा दिखाई कि आप अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्त्रोतम का जब पाठ करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे और उसके तत्पश्चात लंका को कूच करेंगे, तभी आपकी विजय संभव होगी। राहु और केतु के हम निवारण करते हैं, उपाय करते हैं, दान कर लेते हैं, मंत्र का जाप कर लेते हैं, उन्हें हम देवता रूप में नहीं पूजते हैं। हाँ, प्लैनेट्स जो हैं इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो आप उनको देवता रूप में मानते हैं या ग्रह के रूप में मानते हैं, ये कम्प्लीटली बिलीफ सिस्टम। ये मुझे लगता है कि अब हम लोग पॉडकास्ट के अपने फाइनल एक सवाल की तरफ से। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। बहुत ये चाहूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है जी, इनको अगर कुछ मैसेज देना चाहें जी, तो आप क्या देना चाहें? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को कि आप जो भी कहीं पे भी आप जो एनालिसिस करवाते हैं कुंडली का, अपने बहुत सूझबूझ के साथ करवाइए। समझिए अपनी कुंडली को, साथ साथ आप सामने वाले एक्सपर्ट के ऊपर ही पूरी तरीके से ये ना हो जाएं डिपेंडेंट। आप होइए उनकी सलाह के लिए, लेकिन उपाय तो आपको ही करने पड़ेंगे जी, है ना। तो आपको उपाय जो वो बताएं तो उसको सीरियसली लीजिए, उनसे पूछिए कि उपाय आपने बताए हैं तो किस ग्रह के लिए या किस निवारण के लिए बताएं, वो आपका हक बनता है पूछने का, वो बताएंगे भी आपको। आप करिए, समय के संग आत्मविश्लेषण करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए जी। और नॉर्मली आप नहीं बहुत सारी पूजा कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो कर लीजिए। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं जी, वो कर लीजिए जी। आप गाय को, कुत्ते को, कौवे को रोटी खिला सकते हैं या कोई भी और अनाज खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। आप माध्यम बन सकते हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है, महादेव बैठे हैं देने के लिए जी। हम माध्यम तो बन सकते हैं उनके लिए जी, उनके खान पान के लिए। तो गाय, कुत्ते और कौवे को रोटी ज़रूर दें। और साथ में आपको बताऊं तो एक लोगों के प्रति सेवा भाव रखिए, ईर्ष्या मत करिए, ईर्ष्या से कोई फायदा नहीं होना है जी। आपका कंपटीशन आपके स्वयं से है, तो अपने आप को देखिए कि मैं 5 साल पहले कहाँ पे था जी, 5 साल आगे कहाँ पे होना चाहिए, 10 साल बाद कहाँ होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस भाव से रहिए, मेटेरियलिस्टिक थोड़ा कम होइए, स्पिरिचुअल थोड़ा ज़्यादा होइए। देखिएगा जीवन में संतुष्टि के संग शांति और सुख का अनुभव करेंगे। इसी के संग मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। थैंक यू, धन्यवाद। पंडित पुनीत राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे
इस पॉडकास्ट में बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ नया सीखने को मिला ज्योतिष शास्त्र के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में। मेरा खुद का जो क्या कहते हैं मूलांक कहा जाता है वो 5 नंबर है, भाग्यांक मेरा चाहिए, आप ही ने भी बताया। जी जी, हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे जब। और तो इससे मुझे अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला कि अच्छा मेरा एक ये पहलू भी है जिस पर मुझे काम करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब आपसे जानने को मिली तो मुझे लगा कि जो ये हमारी पैरेलल साइंस है, हमारे भारत से जन्मी हुई जो ये साइंस है, इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम ने बहुत हद तक छुपा के रखा है। जितना मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साइंस को बढ़ावा दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उतना ही ये पैरेलल इंडियन साइंसेज जो हैं, जो कि प्रमाणित साइंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा छुपाया भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू, ऐसे जो नॉलेजेबल पॉडकास्ट हैं रिगार्डिंग न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, उससे लोगों को और ज़्यादा इस चीज़ों को जानने की जागरूकता बढ़ेगी और मोटिवेशन आएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना समय निकाल के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने मुझे ऐसा सुअवसर प्रदान किया। और बहुत ही अच्छा रहा ये पूरा जो वातावरण आपने क्रिएट किया, इसके लिए मैं मतलब आपको कितना भी शुक्रगुजार करूं उतना कम है, मुझे तो लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पंडित पुनीत राजेश शर्मा जी। आज हमने इनसे ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में कई सारी बातें करी। आई होप आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं, हमारी टीम पंडित पुनीत जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के इस पॉडकास्ट में आए। अगर आप लोग उनके साथ और जुड़ना चाहते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो विद दिस, इस तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज़ हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि और नए नए किस तरह के पॉडकास्ट आप देखना चाहेंगे। पुनीत सर हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे और हम लोग और कई सारी बातें करेंगे वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी के ऊपर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।